बेसिकली लोड फ्लो स्टडीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 6 बस सिस्टम है, जैसे कि बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4, बस नंबर 5 और बस नंबर 6। तो यहाँ पर 6 बस सिस्टम जो है हमें दिया हुआ है, ठीक है? अब इस 6 बस सिस्टम में हमारे पास, जैसा कि हमने क्लास में अपने देखा है कि हमें जब भी 6 बस सिस्टम अगर हमको देता है कोई भी, अगर हमारे पास 6 बस सिस्टम प्रेजेंट है, तो उसमें से 1 हमारा स्लैक बस हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी लेते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो भी बचते हैं वो हम कैटेगराइज कर देते हैं जनरेटर बस और अपना लोड बस में। तो जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारा स्लैक बस जो होगा, जहाँ पर हमें वोल्टेज की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू हमें पता रहती है। तो यहाँ पर जो सारे पैरामीटर्स दिए हैं, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि यहाँ पर स्लैक बस में हमें जो वोल्टेज, जहाँ भी जिस भी बस पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है, केवल वही हमारा पर यूनिट में दिया हुआ है। बाकी हर वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल सिस्टम में दी हुई है। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर पावर देख सकते हो आप, 50 मेगावाट दिया हुआ है, यहाँ पर पावर 60 मेगावाट दिया हुआ है, यहाँ पर पीक्यू की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर जितने भी हमारे लाइन पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हम मैटलैब में जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तब हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको एक्चुअल वैल्यू ले रखी, मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ आर प्लस जे एक्स। ओके, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये पर यूनिट में दिया हुआ है कि ओम में दिया हुआ है। तो दिस इज द वैल्यू गिवन इन ऑलरेडी ओम, क्योंकि हम यही चीज वहां पर यूज करेंगे। अगर पर यूनिट में होगा तो हम पर यूनिट में यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो बस नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बस नंबर 1 हमारा स्लैक बस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें वी दिया हुआ है और डेल दिया हुआ है, ठीक है? अब हम इसके आगे जाते हैं बस नंबर 2 पे, तो हमको दिख रहा है कि बस नंबर 2 पे हमें P2 दिया हुआ है, कॉमा V2 दिया हुआ है, और हम तुरंत दिमाग लगा सकते हैं कि अगर बस पे हमें P और V दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर बस हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर बस हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम P3 को देखते हैं, मीन बस नंबर 3 को देखते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर बस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी हमें पी और वी ही दिया हुआ है। अब हम जनरेट ओ सॉरी बस नंबर 4 को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पी और क्यू दिया हुआ है, तो हमें पी क्यू जहाँ पर भी मिलता है, हम उसको आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि वो क्या हो जाता है, हमारा लोड बस। सेम वे में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दो आपको, बस नंबर 5 और बस नंबर 6 दोनों पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू की वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा लोड बस। तो अगर हम इस पूरे के पूरे वेरिएबल को अगर हमें सॉल्व करना हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये है 6 बस सिस्टम, ठीक है? ये हमारा क्या है, 6 बस सिस्टम है, जिसमें से हमारा 1 स्लैक बस है, स्लैक बस है, और 2 हमारे पास क्या है, जनरेटर बस है, जनरेटर बस है, और हमारे पास 3 लोड बस है, लोड बस है, ठीक है? तो हम डायरेक्टली हम ये जनरेट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है, क्योंकि लास्ट बार में मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको मैटलैब पे करेंगे सिमुलिंक पे, तब आप सिमुलिंक में क्या कर रहे थे, आप डायरेक्टली लोड फ्लो स्टडी सिमुलेशन पे यूज करते, और डिफरेंट आप पैरामीटर्स रखते, मीन्स आपको जनरेटर जैसे यहाँ पर है, जैसे आपको यहाँ पर जनरेटर लगाना होगा, तो आप जनरेटर लगाओगे, देन आपने ट्रांसमिशन लाइन बिछा दिया, ट्रांसमिशन लाइन के बाद आप जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, आप सिमुलेशन खोल के आप जनरेटर लगा रहे थे, जनरेटर लगाने के बाद आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया, है ना? ट्रांसफार्मर लगाने के बाद आपने ट्रांसमिशन लाइन लगाया, और ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपने लोड लगा दिया। तो इस तरह करके आप पैरामीटर सारे के सारे बना रहे थे। अब उस पैरामीटर में, क्योंकि वो सिमुलेशन बेस्ड था, और वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हमारा गॉस सीडल मेथड से हम कैसे करें किसी क्वेश्चन को, या न्यूटन रैप्सन मेथड से करें। तो हम इस एग्जाम्पल को लेंगे, और इस एग्जाम्पल में सेम वे में हम गॉस सीडल मेथड भी लगाएंगे और न्यूटन रैप्सन मेथड भी लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि ये हमारा जो सोल्यूशन है, या फिर जो हमारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कैसे होगा अगर हम गॉस सीडल या न्यूटन रैप्सन मेथड लगाते हैं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा बेस एमवीए जो हो जाएगा, वो हम मान लेते हैं 100, है ना? और हमारा बेस केवी जो होगा, अगर किसी को ये सिमुलिंक में डिजाइन करना होगा, तो हमारा 10 to the power 3 वोल्ट, या फिर हमारा हो जाएगा ये 10 केवी, है ना? तो आप ये देख सकते हो कि या तो हमारा क्या कहते हैं, आप इसको 10 केवी ले सकते हैं वोल्टेज के लिए, अगर आपको सिमुलेशन में डिजाइन करना है। तो इस अगर मैं मान लीजिए हमें ये सारी वैल्यूज जो आपको ये दिख रही हैं, अगर आपको ये सारी वैल्यूज पर यूनिट में दी होती, मान लीजिए, अब मैं ये चीज़ अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पर यूनिट पे दी होती तो क्या होता। अब ये चीज़ पर यूनिट पे दी हैं, और अगर आपको सिमुलेशन में ड्रा करना है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करके, लास्ट वीडियो में आपको करके दिखाया, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम आर और एक्स वाला सिस्टम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमें वहाँ आर की वैल्यू डालनी थी, और एक्स नहीं, मतलब एल की वैल्यू डालनी थी, है ना? इंडक्टेंस की वैल्यू डालनी थी। अब अगर यहाँ पर हर, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है आपको 0.05 आर और एक्स दे रखा है मान लीजिए डायरेक्टली, तो अब आप आर एक्स दे रखा है, अब हमको पता है कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल हो जाता है। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई एफ, सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये एक्स की एल की वैल्यू मिल जाएगी, अगर हमें सिमुलेशन में कोड करना है तो। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हमें ये पर यूनिट में दिया है, तब हम कैसे करेंगे, तब आपको मैं बता चुका हूँ पर यूनिट सिस्टम में कि हमारा पर यूनिट का फॉर्मूला हो जाता है बे सॉरी पर यूनिट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा एक्चुअल, है ना? जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल अपॉन बेस,
है ना, बेस इंपिडेंस। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बेस इंपिडेंस कितना निकलेगा, तो बेस जेड हमारा कितना निकलेगा, केवी स्क्वायर, जो कि आपका 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 10 की पावर 6। तब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओम, है ना। मैं इस कलर चेंज कर देता हूँ, 1 ओम आ जाएगा। अब आप ये देखो कि हमारा बेस इंपेडेंस कितना आ गया, बेस इंपेडेंस आ गया 1 ओम। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पर यूनिट एक्चुअल वैल्यू होगा इनका, वो कितना होगा एक्चुअल वैल्यू। तो आप तब आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे और यहाँ पर यूनिट की वैल्यू रखेंगे आप, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर, वापस लिख दे रहा हूँ मैं, 0.05 मान लीजिए कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, प्लस जे 0.25 इज द पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल, जो कि आपको निकालना है, पता नहीं है, अपॉन बेस वैल्यू। तो बेस कितना आ गया हमारा 1 ओम। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि हमने एग्जांपल के लिए अपने बेस इंपेडेंस बहुत सारा ले रखा है, तो आप पर यूनिट में हो चाहे ओम में हो, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि 1 ओम हमारा बेस इंपेडेंस है, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखेगा। तो यहाँ से हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, सेम वैल्यू मिल जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 0.05 प्लस जे 0.25 ओम। ठीक है, इस तरह से हम, अगर हमें जरूरत पड़ी कि पर यूनिट सिस्टम को हमें ओम में बनाना है, तब हम इस तरह का सारा का सारा काम कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम पर्टिकुलरली यूजिंग कोड मैटलैब में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, गॉस सीडल और न्यूटन ऑप्शन मेथड के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार जस्ट वेट, ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम सिमुलेशन ओपन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिमुलेशन में बेसिकली चीजों को गौर कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कोड हमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इन चीज को देखने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, एक साइड पे इमेज ओपन कर देता हूँ, एक साइड पे ये, जस्ट वेट। होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। जस्ट जूम आउट भी कर देता हूँ मैं और फिगर को, ताकि चीजें में और क्लैरिफाई हो जाए कि हमने कोड कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कोड होता है जिसको हम यूज करते हैं एज अ लाइन लाइन डेटा, है ना। लाइन डेटा ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, कोई कोड नहीं है। हमने क्या किया है कि लाइन डेटा करके एक वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, लाइन डेटा का मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर लाइन कनेक्टेड हैं, आपको दिख रहा है कि जितने भी हमारे लाइन कनेक्टेड हैं, अ, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, जितने भी कनेक्टेड हैं, उन सब का डेटा सबसे पहले हमें डालना होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सारे के सारे लाइन पैरामीटर्स को हम एक वेरिएबल में डाल देंगे। वेरिएबल मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हमको लेनी है, और एक वेरिएबल मतलब जो हमने सपोज किया, जैसे जिसमें भी हम जैसे आप एक्स वेरिएबल मानते हो कि एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 को हमने एक्स असाइन कर दिया। सेम वे में हम सारा का सारा जितना लाइन पैरामीटर्स है, ये सब एक लाइन डाटा वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कोड में जैसा लिखा हुआ है, आप देखो लाइन डाटा इज इक्वल टू, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है लाइन डाटा इज इक्वल टू ब्रैकेट देन समथिंग समथिंग, और उसके बाद कोड बंद हो गया। ठीक है, सो मैटलैब में क्या होता है कि लाइन डाटा, जैसे मैंने को एक वेरिएबल में कोई वैल्यू एंटर करानी है, तो हमें लैब में भी आपने कई बार मैटलैब में ये सारी चीजें की होंगी कि जब भी हम मैटलैब में कोई भी चीज एंटर कराते हैं तो ज्यादातर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एंटर कराते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स हमने बना रखी है, लाइन डाटा इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर उसके अंदर जो भी कंटेंट रखा गया है, वो सारा का सारा एक तरह से मैट्रिक्स बना दिया गया। अब इस मैट्रिक्स में हमने तीन चीजें लिख 1 2 3 4 4 चीजें लिख रखी हैं। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ आपको, लाइन डाटा में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, तो यहाँ सबसे पहले है बस नंबर। मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ जस्ट, हाँ, सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, सबसे पहले हमारा बस नंबर। ठीक है, बस नंबर में दो वेरिएबल कनेक्टेड हैं, एक तो कहाँ से बस नंबर जा रही है, सॉरी, इसमें एक एक ये है कि फ्रॉम की वैल्यू है, और दूसरा क्या है आपका, टू की वैल्यू है ना। जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, हाँ, सो पहला जो आपका पहला दो रो दिख रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जो सेलेक्ट करके मैं इस रो को वापस से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ आपको। तो यहाँ पर इस रो को, जिस रो को मैंने सेलेक्ट किया है, इस रो को मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है, सबसे पहले जो लिखाएगा यहाँ पर आ जाएगा बस नंबर। ठीक है, बस नंबर। अब इस बस नंबर में हमारे पास दो कॉलम है, फ्रॉम और टू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि दो बसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। भाई ट्रांसमिशन लाइन ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी बस से कनेक्टेड होगा, तो फ्रॉम और टू को कौन कौन सा होगा हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, वहां पर हमने क्या किया है,
कि बस नंबर 1 को पकड़ा है हमने और बस नंबर 2 को पकड़ा है। तो आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है जो कि कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 और जे 0.2, मतलब ये आर की वैल्यू हो गई और ये हमारा एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम इसको एंटर कैसे कराएंगे, तो मैं इसको वापस से रीराइट कर देता हूँ। वापस से मैं इसको इरेज करके वापस से लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बस नंबर। ठीक है, बस नंबर फ्रॉम और टू मैंने बता ही दिया आपको, फ्रॉम और टू। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर आर की वैल्यू, उसके बाद जे एक्स, जे को लिखना नहीं है आपको, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल में हो जाएगा, एक बार मैं वही वैल्यू लिख देता हूँ सारी सारी, ताकि मुझे भी बताना आसान लगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा, यहाँ जगह ज़्यादा है तो मैं लिखना आसान है मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास लाइन डेटा इज इक्वल टू मैट्रिक्स। सबसे पहला कॉलम रो लिख रहा हूँ मैं, 1 2 देन 0.10 देन 0.20। ठीक है, इसके बाद का छोड़ दीजिए आप, इसके बाद की चीज़ें मैं बताता हूँ, पहले आप इतना देखिए। आप अब इसमें मैं लेटर यूज करता हूँ। हाँ, अब इसमें आपका ये जो बस 1 लिखा हुआ है, जो 1 है, इसका मतलब है कि बस नंबर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम बस 1, और ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसका मतलब टू बस 2, ये आर की वैल्यू हो जाएगी और ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं फिगर को वापस से दिखाता हूँ आपको, ताकि आप देख सकें फिगर को। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस नंबर 1 और 2 को कौन कनेक्ट करा रहा है, बस नंबर 1 को कनेक्ट करा रहा है ये, और बस नंबर 2 को कनेक्ट, मतलब बस नंबर 1 और 2 के बीच जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर है वो है 0.10 और जे 0.2। तो बस नंबर 1 2 जे, सॉरी, आर और एक्स। अब हम सेम वे में बाकी बसेस का भी देखते हैं। देखिए बस नंबर 1 से और भी क्या कनेक्टेड है, बस नंबर 1 से कनेक्टेड है हमारा बस नंबर 1 से हमारा क्या कनेक्टेड है, बस नंबर 1 से हमारा बस नंबर 4 भी कनेक्टेड है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 है, इससे हमारी लाइन जा रही है, और ये बस नंबर 4 है। तो यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, 0.05 और 0.20। तो देखिए आप यहाँ पर 0.05 और 0.20 सेम है। बस नंबर 1 और 5 के बीच हमने बस नंबर 1 यहाँ पर देखा, बस नंबर 5 हमारा यहाँ पर है, बस नंबर 1 से 5। ऐसे आप देखो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जो 1 से 5 कनेक्टेड है, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए आप 0.08 0.30। इसी तरह से हम सारा का सारा लाइन डेटा एंटर करते जाएंगे, दिस देन सेमीकोलन दिस सेमीकोलन दिस सेमीकोलन करते करते हमने लास्ट में सारा का सारा लाइन डेटा एंटर करा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे ट्रांसमिशन लाइन वाली सारे के सारे पैरामीटर्स इस फिगर के हमने एंटर करा दिए, इस फिगर में जो भी है। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, जब हम सारे के सारे लाइन डेटा को एंटर करा देंगे। देखिए लाइन डेटा एंटर कराने का मतलब क्यों है, क्योंकि लाइन डेटा से हमको चाहिए वाई बस मैट्रिक्स। हमें वाई, जब तक एडमिटेंस मैट्रिक्स नहीं मिलेगा तब तक हमें निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे कि एडमिटेंस निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा का सारा लाइन डेटा आ गया। अब हम जब सारा का सारा लाइन डेटा एंटर करा लिए, अब हमारे पास आएगा कि हम सारा का सारा बस का डेटा एंटर कराएं। बस का डेटा मतलब हमने सेम उसी तरह से एक वेरिएबल ले लिया है बस डेटा, जिसमें हमें क्या क्या एंटर कराना है, बसेस की सारी वैल्यूज एंटर करानी है। अब देखिए आप बस डेटा में, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, बस डेटा में हम देखिए क्या क्या एंटर कराएंगे, बस किस टाइप का बस है, वोल्टेज की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल, डेल की वैल्यू, पीजीआई क्यूजीआई, जनरेटेड पावर और लोड पावर, और क्यूमिन और क्यूमैक्स। ठीक है, क्यूमिन क्यूमैक्स क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में सिर्फ लोड बसेस के लिए गॉस सीडल लगाया है, लेकिन जब भी आप जनरेटर बसेस के लिए लोड फ्लो एनालिसिस यूज करेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमें जनरेटर्स पता है कि एक्टिव पावर के साथ रिएक्टिव पावर भी जनरेट करता है, तो होगा क्या कि रिएक्टिव पावर के लिए हम क्यूमिन और क्यू क्यू मैक्स की वैल्यू भी हम डिटरमाइन करेंगे किसी भी जनरेटर बस के लिए। आप यहाँ पर ध्यान देखना, इसमें वैल्यू तभी आएगी जब कोई जनरेटर बस होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमारा बस डेटा 1, तो हम इस बस की बात कर रहे हैं ना, इस बस की। तो बस डेटा 1 का मतलब हमने यहाँ पर लिया है बस 1 का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बस 1, सबसे पहले हमने क्या एंटर किया, बस 1, तो हमने यहाँ पर क्या एंटर किया, बस 1। फिर टाइप, देखिए टाइप ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोड जो है डिसाइड किया है कि 1 का मतलब होता है स्लैग बस, 2 का मतलब हो जाएगा जनरेटर बस, और 3 का मतलब हो जाएगा लोड बस। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोड, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप क्या लेना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हमने लिया है स्लैग बस के लिए कोड, ठीक है, 2 लिया है हमने जनरेटर बस के लिए, ठीक है, और 3 लिया है हमने लोड बस के लिए। तो ये तीनों के तीनों चीज हमारे कोड के लिए हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले क्या एंटर कराया, बस नंबर 1। तो बस नंबर 1 हमारा क्या है, स्लैग बस है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कोड यूज किया, 1। अब आप देख रहे हैं कि अगला वैल्यू क्या है,
1.05 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी है हमारे पास वोल्टेज की, 1.05 पीयू हमने वो रखा। देन हमारे पास नेक्स्ट है एंगल, एंगल 0 डिग्री है। उसके बाद आप देख सकते हो क्योंकि ये स्लैक बस है, तो स्लैक बस में हमें वी और डेल ही पता रहता है, उसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू क्वांटिटी किसी भी चीज की नहीं पता रहती। आप देख सकते हैं सारी सारी वैल्यू हमने जीरो रखी। देन अगेन सेमीकोलन लगाया। उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, बस नंबर 2 पे। बस नंबर 2 हमारा कहाँ पर है, तो ये है हमारा बस नंबर 2। बस नंबर 2 हमारा क्या है, जनरेटर बस। जनरेटर बस के लिए हमने क्या कोड यूज किया है, 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, बस नंबर 2 जनरेटर बस, कोड 2। ठीक है, उसके बाद इस जनरेटर बस का वोल्टेज, यहाँ पर भी आप वोल्टेज देख सकते हैं 1.05। अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, एंगल ऑब्वियस सी बात है जीरो हमने सपोज किया फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल के हिसाब से, यहाँ जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो 0.5 ये पर यूनिट वैल्यू दी हुई है यहाँ पर पावर की, है ना, पावर की पर यूनिट वैल्यू। मतलब कहने का क्या सेंस है, इस जनरेटर बस में हमारा क्या है कि जनरेटर बस हो जाएगा हमारा 100 मेगावाट, हमारा क्या है बेस 100 एमवीए, सॉरी 100 एमवीए हमारा क्या है बेस एमवीए है। तो अगर मैं बस नंबर 2 के पावर को पर यूनिट में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, पीयू इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ, पीयू पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू, है ना, एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू। अब आप देखो कि एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है, बस नंबर 2 पे एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है 50 मेगावाट, 100 हमने बेस माना तो कितना निकल के आ जाएगा 0.5। वही 0.5 हमने यहाँ पर रख दिया। तो आपको ये याद रखना है कि बस का डेटा जब भी आप एंटर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वोल्टेज को यूज किया है पर यूनिट, तो बाकी चीजें भी हम यहाँ पर यूनिट यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसको क्या कर दिया, पर यूनिट रखा। अब हमको पता है कि ये है हमारा जनरेटर बस। जनरेटर बस पे रिएक्टिव पावर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए रैंडमली हमने चूज कर लिया कि हम -50 में एमबीएआर और आपका 100 एमबीएआर हमारी मैक्सिमम रिएक्टिव पावर होती है। सेम वे में हमारा बस नंबर 3 पे आप आ जाइए, तो बस नंबर 3 पे हमारा 1.07 हमारा वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा। बस नंबर 2 हमारा जनरेटर बस है, 0.6 इसकी पी की वैल्यू है। आप रेंज देख रहे हैं, रेंज हमने क्यू की वैल्यू, क्यू मीन और क्यू मैक्स की वैल्यू हमने -50 एमबीएआर और 150 एमबीएआर ले रखी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बस नंबर 4, 5, 6, जो कि हमारा क्या है, बस नंबर 4, 5, 6 हमारा क्या है, 4, 5, 6 हमारा है लोड बस, इसीलिए कोड देखिए आप 333। इनके लिए फ्लैट वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 111, 1 एंगल 0, 1 एंगल 0 सबके लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीआई क्यूजीआई की वैल्यू नहीं दी हुई है, मैं वापस से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो पीजीआई क्यूजीआई मतलब कितना जनरेट कर रहे हैं, तो लोड बस है, यहाँ जनरेट तो होगा नहीं, कंजम्पशन होगा। तो कंजम्पशन कितना हो रहा है, लगभग 70 70 70, तीनों का सेम ही मैंने ले रखा है। तो 70 70 हर चीज 0.7 आ जाएगा। सेम जैसे मैंने अभी बताया पर यूनिट सिस्टम पे हमें कैसे निकालेंगे कि पीयू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 70 अपॉन 100। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0.7 निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने सारा का सारा लाइन डेटा और सारा का सारा बस डेटा हमने एंटर करा दिया। अब ये दो चीज तो बेसिक चीज है जो आपको हर क्वेश्चन के लिए करनी है जब भी आप कोडिंग के फॉर्म में कोई भी गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड या कोई भी मेथड आप लगाना चाहोगे, तो आपके लिए ये चीजें सेम होंगी। तो हम सारा का सारा जब एंटर करा लेंगे, ये हर आपको हर क्वेश्चन के लिए करना है। मैं कोड आपको दे दूंगा, ये कोड आप रन कराइए अपने मैटलैब में और देखिए कि ये चीजें आप कर पा रहे हैं नहीं। आप अलग एग्जांपल ले सकते हो, इस एग्जांपल के अलावा भी मैं 2 3 क्वेश्चन और डाल दूंगा ताकि आप अपने से भी करके देखिए कि आता है कि नहीं। तो हमने लाइन डेटा और बस डेटा सेम वे में, चाहे गॉस सीडल मेथड हो चाहे न्यूटन रैप्सन मेथड हो, हमें दोनों के लिए एंटर कराना है। ठीक है, अब हम इसके बाद वाई बस फॉर्मेशन के लिए एक कोड रन कराएंगे जिसकी वैल्यू है वाई बस इज इक्वल टू, आप देख सकते हो हमने ले रखा है वाई बस की वैल्यू। यहाँ पर हम वाई बस फॉर्मेशन की सारी सारी वैल्यू एंटर करा जाएंगे और वाई बस हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सारा का सारा वाई बस को एंटर करा रहे हैं। ठीक है, वाई बस को एंटर कराने के बाद हम क्या करेंगे कि सारे के सारे बस की हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये जो वाई बस का कोड है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या कहते हैं कि कैसे किसी एग्जांपल से हम वाई बस बनाते हैं। मैं दोबारा इस कोड को आपको रन करा के दिखा देता हूँ, मतलब दोबारा आपको नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप सारा का सारा कोड ऑलरेडी जो मिला है आपको वाई बस बनाने के लिए, आप किसी भी एग्जांपल के लिए वाई बस एंटर करा सकते हो, तो वो वहां से रन हो जाएगा। ठीक है, वाई बस फॉर्मेशन की ये सारी वैल्यू रन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि बस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए आप अभी हमने देखिए दो वेरिएबल आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला वेरिएबल हमारे लिए क्या है, पहला वेरिएबल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको रुक जाइए, इसको नीचे करने दीजिए। पहला वेरिएबल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला वेरिएबल हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाँ, पहला वेरिएबल हमारे लिए हो जाएगा, सबसे फर्स्ट वेरिएबल हमने क्या लिया है, लाइन डेटा। ठीक है, इसका फॉन्ट कलर थोड़ा एग्जाम फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है लाइन डेटा। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा बस डेटा। दो चीज हमने ले रखी है, लाइन डेटा वेरिएबल और बस डेटा वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कोड के जो आप यहाँ पर कोड देख रहे हैं, बस इज इक्वल टू बस डाटा 1, इसका मतलब क्या है कि बस इज इक्वल टू, अब हमने बस डाटा में बहुत सारी मैट्रिक्स एंटर करा रखी हैं, उस मैट्रिक्स में बस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट कॉलम। उसी के लिए लिखा गया है बस इज इक्वल टू, मतलब बस वेरिएबल के अंदर बस डाटा वेरिएबल का जो हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट कॉलम है, सॉरी यहाँ कॉमा लगेगा, फर्स्ट कॉलम हमने ले रखा है। अब हम वापस थोड़ा अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, मैं इसको नीचे करता हूँ, आप यहाँ पर देखो कि बस डाटा में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, बस डाटा हमें बस बता रहा है कितने बस का सिस्टम था, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बस की वैल्यू। सेम वे में टाइप बस डाटा का सेकंड कॉलम, वोल्टेज बस डाटा का थर्ड कॉलम, एंगल बस डाटा का फोर्थ कॉलम,
जनरेशन हो रहा है जो मेगावाट में, फिफ्थ कॉलम, मेगा एमवीएआर में सिक्स कॉलम, लोड सेवंथ कॉलम, एट्थ कॉलम, नाइन्थ कॉलम, टेंथ कॉलम, ये सारा का सारा हम सेम वेरिएबल, बस डाटा वेरिएबल से सारी की सारी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल पी इज इक्वल टू जनरेशन ऑफ जनरेशन जो मेगावाट में हो रहा है माइनस लोड हमारा मेगावाट में। ठीक है, अब जनरेशन मेगावाट के अंदर कौन सा वेरिएबल जाएगा, आप देखो यहाँ पर जनरेशन मेगावाट के अंदर जाएगा बस डाटा का फिफ्थ कॉलम, और लोड के अंदर जाएगा बस डाटा का सेवंथ कॉलम। मतलब फिफ्थ कॉलम में से सेवंथ कॉलम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी मिलेगा, सेम वे में सिक्स से एट करेंगे तो क्यू मिल जाएगा। यहाँ तक का सारा प्रोसेस हमें सेट करना है किसी भी इटरेशन के लिए, चाहे वो गॉस सीडल हो चाहे न्यूटन ऑप्शन। मतलब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का सारा डाटा, पहले आपको लाइन डेटा एंटर कराना है, फिर बस डेटा एंटर कराना है, फिर बस की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, और फिर पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा गॉस सीडल का इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम फ्लो चार्ट में देखते हैं तो सबसे पहले हमारा गॉस सीडल के इटरेशन में हमें क्या कहते हैं, आइटरेशन काउंट के इक्वल्स टू 0, कॉमा पी इज इक्वल टू 1, बस काउंट हमें पी इज इक्वल टू 1 रखना पड़ता है और के इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने आइटरेशन के की जगह हमने आइटरेशन वेरिएबल ले रखा है, आइटरेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्रीवियस वोल्टेज को एक्चुअल जो कि वोल्टेज यहाँ पर है हमने वी वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी प्रीवियस, जैसे कि वहां पर हम वी जीरो जो हमने अपने क्लास में क्वेश्चन किया है वहां पर हमने वी जीरो डिनोट जो किया है वो हो जाएगा वोल्टेज वी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी वी प्रीवियस। और यहाँ पर जो टॉलरेंस मार्जिन ले रखा है आपके स्टेप नंबर 8 में आप देखना, जहां पर हमने बोल रखा है कि टॉलरेंस मार्जिन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर अभी हम टॉलरेंस मार्जिन 1 ले रखे हैं। ठीक है, आइटरेशन काउंट हमने जीरो कर रखा है और पी की वैल्यू हमारी 1 हो रखी है। मतलब गॉस सीडल मेथड जो हमने लोड बस के लिए पढ़ा था सेम वे में प्रोसीड करना है हमारा जनरेटर बस के लिए, बस जहां पर चेंजेस आएगा मैं अभी बता देता हूँ आपको कि कहाँ क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब हमने ये एंटर करा दिया, जब हमने ये एंटर करा दिया है तो उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, उसके बाद हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है वाइल। वाइल मतलब एक लूप है ना, दो तरह से लूप आप मैटलैब में है आपके पास, सॉरी प्रोग्रामिंग में आप दो तरह के लूप यूज कर सकते हो, एक है वाइल और दूसरा है आपका फॉर लूप, है ना, फॉर लूप। तो यहाँ पर हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइल जब हमारा टॉलरेंस मार्जिन ग्रेटर देन 1E5 मतलब 0.00005, जब हमारा टॉलरेंस मार्जिन इससे ज्यादा हो उस कंडीशन में हमारा ये सारा का सारा कोड हमारा रन करेगा। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फिर आई, क्योंकि एक वेरिएबल और ले रखा है, आई इज इक्वल टू 2 की पावर एन, एन बस की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पर देखो, एन बस की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, एन बस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम ऑफ बस डाटा के कॉलम 1, तो मैक्सिमम कितना है बस डाटा का कॉलम 1। अगर मैं इस कोड को ही एक्सट्रैक्ट कराऊं, आप देखो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको कोडिंग लर्न करनी होती है आप पर्टिकुलर वेरिएबल पकड़िए, जस्ट वेट, ये सिलेक्ट करिए यहाँ से कॉपी, ये कॉपी किया हमने और इसको कमांड विंडो में हम रन करा देते हैं। तो जैसे ही हमने सिलेक्ट करके इसको रन कराएंगे हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज है ये। ठीक है, आपको ये कोड एक बार जस्ट वेट, इसको मैं रन करा देता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या किया, एन बस की वैल्यू को हमने लिया और यहाँ पर रख दिया। इस तरह हम रन कराने के बाद देख सकते हो आप, आपको इसी तरह से कोडिंग लर्न करने का यही एक प्रोसीजर है। आपको हर एक जो कोडिंग की लाइन है आपको उसको उठानी है, कमांड विंडो में डालनी है, ताकि आप स्टेप वाइज प्रोसीड कर सको कि क्या चीज क्या हो रही है। अब यहाँ पर देखो आप एन बस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ बस डेटा का कॉलम नंबर 1। अब आप देखो यहाँ पर बस डेटा का कॉलम नंबर 1 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ही आपको आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप बाकी की बाकी कोड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया, फिर हमने एक वेरिएबल लिया सम, जिसमें आपको हर बार हर टाइम वो सम होता रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो आप सम y इज इक्वल टू सम y प्लस y बस i टू द k इंटू v की पावर k। अब यहाँ पर सेम जैसे ही हमने गॉस सीडल मेथड में हमने देखा था, गॉस सीडल मेथड में भी हम क्या कर रहे थे कि हमारा हर बार जो वेरिएबल था लूप जब हम चला रहे थे, जैसे हम कर रहे थे vp k प्लस 1 इज इक्वल टू vp, जस्ट हाँ, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, pp माइनस j qp अपॉन vp का कॉन्जुगेट सिग्मा q इज इक्वल टू 1 टू n, है ना, vp k, सॉरी yp k, है ना, ये y है, वाई पी क्यू, है ना, और यहाँ हो जाएगा वी क्यू का के, और यहाँ पर हमारी p नॉट इक्वल टू के, है ना, और आपका क्या हो जाता है, p की वैल्यू 1 से n तक जाती है। सेम इसी चीज को यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पार्ट को तो देखो आप, जो हमारा समेशन वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को आप देखो, जो हमारा समेशन वाला पार्ट है, समेशन q इज इक्वल टू 1 टू n वाई पी क्यू वी क्यू का के। अब यहाँ पर देखो आप सेम चीज हमने वही यहाँ पर की है, सेम चीज हमने यहाँ पर किया, हमने क्या किया है कि y बस मैट्रिक्स से हमें वाई पी क्यू मिल जाएगा, ये जो हमारा वाई पी क्यू है, और इसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम, क्योंकि हमारा समेशन है तो लूप, जब भी आपको कोडिंग में समेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, प्रीवियस वेरिएबल प्रीवियस को प्रेजेंट से और प्रेजेंट को फ्यूचर से ऐड करना है, तो उसके केस में आपको लूप का यूज करना पड़ा। तो यहाँ पर वाई इंटू वी प्रेजेंट तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और तीनों को हम हर बार ऐड करते जाएंगे, हम इसको सम वाई में डालेंगे फिर वो ऐड होता जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज जनरेटर बस के लिए, जो मैंने क्लासेस में आपको सिर्फ गॉस सीडल मेथड न्यूटन लोड फ्लो के लिए लिखाया है, जनरेटर बस जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं,
हाँ, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, अगर मेरा यहाँ पर बस नंबर 2 और बस नंबर 3 भी हमारा लोड बस होता, तो क्लास में जो हमने स्टेप्स लिखाए हैं, हमें वही फॉलो करना पड़ता, कोई भी नया एनालिसिस नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारा बस नंबर 2, बस नंबर 3 हमारा क्या है, जनरेटर बस है। तो जिस कंडीशन में ये जनरेटर बस होगा, वहाँ हमें Q की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, कोडिंग में भी मैंने सेम चीज़ किया है कि अगर हमारा पीवी बस हमारा क्या कहते हैं प्रेजेंट है, जो कि हमारा कौन सा बस है, बस नंबर 2 और बस नंबर 3 है, आप देख सकते हो। यहाँ पर बस नंबर 2 और बस नंबर 3 हमारा पीवी बस है। तो उस कंडीशन में हमें क्या कोड हम रन करा रहे हैं कि Q की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर माइनस इमेजिनरी कॉन्जुगेट VI इंटू सम ऑफ Y इंटू V, सेम चीज जो हमने Q कैलकुलेटर के न्यूटन ऑप्शन में फॉर्मूला लिख रखा है, वही फॉर्मूला है। मैं वापस इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर हमने लिख रखा है Q इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी है तो J, है ना, V का कॉन्जुगेट इंटू, है ना, VP K का कॉन्जुगेट जैसे हमने वहां लिखा था, इंटू Y PQ VQ और K। इस वैल्यू से आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, इस वैल्यू से आपको कैलकुलेट करना होगा Q की वैल्यू हर एक बस बार के हर एक जनरेटर बस के लिए। तो जैसे हमारा ये Q2 हो जाएगा, सेम वे में हमारा Q3 हो जाएगा। Q2 और Q3 हम कैलकुलेट करेंगे जनरेटर बस के लिए। तो जैसे ही हमें ये जनरेटर बस के लिए मिल जाएगा, अब हम देखो कंडीशन क्या है, Q को क्यों कैलकुलेट किया गया है। Q को इसलिए कैलकुलेट किया गया है कि मान लो अगर आपने इसको कैलकुलेट किया और मान लो इसकी रेंज आ जाती है समथिंग, मान लीजिए -70 MVAR। अब आप देख सकते हो कि बस नंबर 2 पे अगर हम जाएं यहाँ पर, कहाँ गया बस नंबर 2, बस नंबर 2 पे अगर हम जाते हैं, बस नंबर 2 पे हम जाते हैं यहाँ पर। बस नंबर 2 में हमें दे रखा है कि रेंज कितनी है, -50 से माइनस, बस नंबर 2 पे हमारी रेंज दे रखी है -50 MVAR से लेके 100 MVAR। अब हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, -70 MVAR आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी हमारी क्यू की लिमिट वायलेट हो जाएगी, हमारा जनरेटर बस अपने आप क्या बन जाएगा, लोड बस। जनरेटर बस हमारा लोड बस हो जाएगा, सिंपल बात। यही इसीलिए बस पीवी बस का बस इतना ही पार्ट गॉस सीडल मेथड में अलग है। मतलब कहने का क्या सेंस है कि जब भी हमारा Q2 की लिमिट बस नंबर 2 पे हमने रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करेंगे, बस नंबर 3 पे करेंगे, और जब भी इनकी रिएक्टिव पावर लिमिट जो स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर उससे ये वायलेट कर गई, या तो ज्यादा हो गई या तो कम हो गई, उस कंडीशन में हमारा ये जो रिएक्टिव पावर बस है वो अपने आप क्या बन जाएगा, सॉरी एक्टिव वो जनरेटर बस अपने आप क्या बन जाएगा, लोड बस। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कोड में भी देखिए वही चेंज किया है कि बस नंबर 2 हमारा जनरेटर बस होता है। सारी की सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है बस नंबर 2 के लिए। अगर बस नंबर 2 की कंडीशन वायलेट हो जाती है तो बस नंबर 2 अपने आप किस में चेंज हो जाएगा, 3 में। और 3 से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, लोड बस। देखिए चेंजेस टू PQ इफ वायलेटेड, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू हो जाएंगी। सिर्फ इतना चेंज आएगा, अगर आप सेम कोड को लोड बस के लिए लगाओगे तो ये पार्ट नहीं रहेगा। जनरेटर बस अगर पूरे के पूरे सिस्टम में है तो ये कोड लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर एक वोल्टेज को हर एक बार अपडेट करते जा रहे हैं, फिर उसका एंगल अपडेट करते जा रहे हैं। एंगल अपडेट करने में क्या एंगल अपडेट करते जा रहे हैं यहाँ पर, इस हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम वोल्टेज को अपडेट कर रहे हैं, फिर हमारे पास हम उसके एंगल्स को, मैग्नीट्यूड और एंगल्स को अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर में भी शायद 7th है, जहां पर हम आइटरेशन काउंट, एक लूप होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आइटरेशन k इज इक्वल टू k प्लस वन, जैसा हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल टू k प्लस वन, जो आपका स्टेप नंबर 7 या 8 है, वहां पर आप देखो आइटरेशन इज इक्वल टू आइटरेशन प्लस वन, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम आइटरेशन बढ़ा रहे हैं उसके बाद हम उसी टाइम पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉलरेंस। हमने बोला था आपको डेल्टा वी हम कैलकुलेट कर रहे थे, डेल्टा वीपी, मैं इसको लिखता हूँ वापस से, हाँ, डेल्टा वीपी के इज इक्वल टू वीपी के प्लस वन माइनस वीपी के, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को हम कह रहे थे टॉलरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉलरेंस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम वी मैक्स, डेल्टा वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और उसी को फिर हम यहाँ पर टॉलरेंस में स्टोर कर लेंगे। आप ये टॉलरेंस कब रुकेगा, जब ये टॉलरेंस की वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये जाएगा और उसके बाद बस आपका ये गॉस सीडल का कोड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सारा का सारा पार्ट तो मैंने सिर्फ देखने के लिए, मतलब डिस्प्ले के लिए लगा रखा है, क्योंकि क्या चीज हमें देखनी है तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को रन कराएंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल था, जिस एग्जांपल को हमने यहाँ पर सिमुलेशन में, सॉरी मैटलैब में कोडिंग के थ्रू गॉस सीडल मेथड को कैसे इंप्लीमेंट किया, वो सारा का सारा मैंने यहाँ दिखाया। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, रन। जैसे ही हम इस कोड को रन करते हैं, आप यहाँ पर देखो लिख के आया है हमारे पास कि गॉस सीडल लोड फ्लो स्टडी, जो कि कंक्लूड हो गया, जिसमें से हमारा बसेज। तो यहाँ पर आप देखो, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिजल्ट जो हमने देखा उस रिजल्ट में क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है बस, सबसे पहले हमें बस दिखा है, फिर लिखा है वोल्टेज, फिर लिखा है एंगल, है ना, तीन चीजें। तो आप देखो क्लास में भी जब हमने न्यूमेरिकल कराया तो वहां पर हमें हर एक बस का एक नया वोल्टेज और एक नया एंगल मिल रहा था। जब हमने प्रीवियस वीडियो में सिमुलेशन किया था वहां पर भी हम देख रहे थे कि बस का नया वोल्टेज और नया एंगल मिल रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बस नंबर 1 हमारा स्लैक बस है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो, उसके बाद आप 2 से लेके 6 तक के बसेज में आपको वोल्टेज की वैल्यू से लेके एंगल की वैल्यू सब कुछ यहाँ पर चेंज पता चल रहा है। और इस चेंज का पता होने का मतलब क्या सेंस बन रहा है कि ये चेंज आपको पता हो रहा है, इसका मतलब अब हम इस सिस्टम में, जो कि हमारा डिफॉल्ट सिस्टम था,
एक्चुअल लोड फ्लो स्टडी होने के बाद हम इस वोल्टेज एंगल को देख के बता सकते हैं कि एक्टिव पावर किस बस से किस बस की तरफ फ्लो हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देखो कि बस नंबर 1 में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर मैं बस नंबर 2 की बात करता हूँ, तो बस नंबर 2 का वोल्टेज, क्योंकि पीवी बस है, तो इसका भी वोल्टेज हमारा नहीं चेंज होगा। क्या चेंज हुआ है? एंगल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बस नंबर 1 से हमारा एक्टिव पावर इधर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, जो कि चीज़ सही है कि भाई हाँ, ये तो स्लैक बस है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्टिव पावर ट्रेवल हो रहा है। सेम वे में अगर हम देखते हैं बस नंबर 3 पे, तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। आप देखो यहाँ पर 1.07 समथिंग, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है। तो बस नंबर 1 और 3 का कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ, आप 2 और 3 का कनेक्शन देखते हो, तो इसका वोल्टेज भी ज़्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, तो रिएक्टिव पावर इधर से इधर आएगी। साथ ही साथ आप देखो इसका अगर 2 और 3 को कंपेयर करते हो, तो डेल्टा -3 वाला ज़्यादा है, मीन्स इसका ज़्यादा है, तो एक्टिव पावर इधर से इधर जाएगी। एक्टिव पावर इधर से इधर जा रही है, P मतलब इधर-इधर फ्लो होगा और Q हमारा इधर से इधर फ्लो होगा। आप समझ सकते हैं कि आफ्टर कंक्लूडिंग लोड फ्लो आप किसी भी एक एंटायर सिस्टम में बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पावर फ्लो किधर से हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिल जाएँगी। सेम इसी यही चीज़ें आप सिमुलेशन में भी कर सकते हैं। सॉरी सिमुलेशन में, यस, सिमुलेशन में कर सकते हैं, जैसा हमने क्लास में अपने कराया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन गॉस सीडल मेथड कितना आ रहा है? 21, मतलब कि टोटल हमें कितना स्टेप लग गया? 21 स्टेप लिखा लगा हमें इस आइटरेशन को कंप्लीट होने के लिए, इस सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए हमें 21 स्टेप लगा, ठीक है? अब इसी एग्जांपल पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब हम ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे, ज्यादा चीजें कोडिंग के जो कोर पार्ट है उसको नहीं देखेंगे, हम मेन पार्ट पे कंक्लूड करेंगे। अगर हम इसी कोड को, इसी प्रोग्राम को अगर हम न्यूटन रैप्सन मेथड से रन कराएं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां पर भी हमने सेम किया। देखिए आप, लाइन डेटा को एंटर कराया, लाइन डेटा के बाद बस डेटा को एंटर कराया, और बस डेटा के बाद हमने बस को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कराया। तो इतना पार्ट हमारा कॉमन है, जो हमने गॉस सीडल में भी किया, न्यूटन रैप्सन में भी किया। अब उसके बाद हम न्यूटन रैप्सन में जहाँ से चेंजेस करते हैं, देखिए हमने पी स्पेसिफाइड कैलकुलेट करते हैं, आप अपने नोट्स में देखिए पी स्पेसिफाइड निकालते हैं, क्यू स्पेसिफाइड निकालते हैं। उसके बाद हम सेम जो फॉर्मूला था हमारा पी कैलकुलेटेड का, जो फॉर्मूला था क्यू कैलकुलेटेड का फॉर्मूला था, सेम उसी चीज को मैंने यहाँ मैटलैब पे लिखा है, बस और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर लिखा, उसको लिखने के बाद हम डीपी डीक्यू निकालते हैं। हमें क्या बनाना है? एक जैकोबियन बनाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जैकोबियन बनाया है, ये हमारा नल मैट्रिक्स है। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे इसमें एंटर कराएंगे। तो ये कोड में तमाम चीजें हैं जो आपको स्टेप वाइज आपको खुद ही रन कराना है। मीन्स आप, अगर आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी आपको बता दूँगा कि ये कोड मैंने ऐसे लिखा है, वो चीज़ आप जस्टिफाई नहीं करोगे। कोड आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपका केवल जो प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट है वो सेम रहना चाहिए। तो स्टेप हमारे सेम है, जैसा हमने क्लास में लिख रखा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैकोबियन हमने बना लिया। जैकोबियन बनाने के बाद हम न्यूटन रैप्सन के रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है? तो सेम इसी प्रोग्राम को अगर मैं न्यूटन रैप्सन मेथड से करता हूँ, ठीक है? उसको मैं रन कराता हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड से, तो आप देख सकते हो न्यूटन रैप्सन मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा। आप देखो -3.781, -4 पॉइंट समथिंग, ये समथिंग जो भी आ रहा था, आंसर सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली जो हमारा प्रोग्राम है वो कितने में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ 4 आइटरेशन में। जो मैंने क्लास में आपको बता रखा है कि न्यूटन रैप्सन मेथड हमारा जब भी यूज होगा, तो आप देख सकते हो कि न्यूटन रैप्सन मेथड्स को आइटरेशन जो है गॉस सीडल मेथड से हमेशा कम ही लगेंगे। तो यहाँ से हमें ये चीज कंक्लूड हो गया कि न्यूटन रैप्सन मेथड हमारा मतलब लेस आइटरेशन में हो गया। अगर मैं आंसर आपको टैली कराना चाहूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप वैल्यूज सारी की सारी दिमाग में रखिए। मैं एक बार फिर से गॉस सीडल वाला प्रोग्राम रन कराता हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो समझ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो -3.7142, -4.31 समथिंग समथिंग, मतलब सेम वैल्यू जितना गॉस सीडल में आ रहा है, उतना ही हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट था, पर्टिकुलर ये एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको ये चीज बता दी कि सारी की सारी हमारी क्या कहते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड या गॉस सीडल मेथड को अगर हमें सेम वे में कोडिंग के थ्रू करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको इस वीडियो से ये चीज समझाया, ठीक है? अगर फिर भी किसी को ये है कि हाँ सर, ये चीजें नहीं समझ में आई या ये चीजें और अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो आप एक बार क्या कहते हैं, वापस से मिल के हमें बता सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो कि कोई चीजें आपको नहीं समझ में आई, तो हम वापस से रिपीट कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि न्यूटन रैप्सन मेथड हो चाहे गॉस सीडल मेथड हो, अगर आपको इंप्लीमेंट करना है कहीं पर भी, तो आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का पार्ट आना चाहिए, तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। नहीं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि इसी सिस्टम को आप सिमुलेशन में डिजाइन कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिजाइन किया था, और तब भी आप अगर कैलकुलेट करोगे, तब भी आपका आंसर सबका सेम ही आएगा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो आपको समझाने के लिए था कि हम बाई सिमुलेशन, है ना, दो चीज मैंने आपको बता रखी है दो वीडियो में, कि गॉस सीडल मेथड को हम सिमुलेशन से, और दूसरा हमारा क्या हो गया, कोडिंग के थ्रू, है ना, कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग के थ्रू हम कैसे करेंगे और सिमुलेशन के थ्रू कैसे करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लीजिए जनरली, और आप उसको या तो गॉस सीडल मेथड से या न्यूटन रैप्सन मेथड से आप करके दिखाइए। तो मैं एज एन असाइनमेंट आपको दूंगा अभी 2-3 क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करना ये कोड लेकर, है ना। ये कोड, और कोड में कोई नई चीज नहीं है, आजकल तो इतना एआई का टाइम है। आप कोई भी ये कोड को आप कॉपी करो, आप इसको कोई भी कमांड दे सकते हो कि इस कोड को चेंज करके आप कुछ सिंपलर फॉर्म में कर सकते हो या जो भी है, तो कोड आपको तुरंत मिल जाएगा मॉडिफाई होके। लेकिन आपको बस कोडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेप से किस स्टेप तक पहुंच रहे हो, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये बस नंबर 1 था, स्लैक बस था, ये हमारा जनरेटर, जो चीजें हमें क्लास में पढ़ रखी, सिर्फ उन्हीं चीज को हमें दिमाग में रखना है जब भी हम किसी चीज की कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोड आपको कहीं से भी मिल जाएगा। कोड आपको
जनरली इतना कोई भी एआई टूल आप लिखोगे या तो आपको कोड जनरली मिल जाएगा। लेकिन कहने की बात ये है कि उस कोड को जब आप खुद कहीं थोड़ा बहुत चेंज करो, मान लीजिए इसी 6 बस में अगर मैं बोल देता हूँ 7 बस है, अब आपको हर बार अगर सेम चीज़ एआई से ही पूछना पड़े तो ये चीज़ दिक्कत है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अच्छा ठीक है, ये मेरा 6 बस है, अगर मेरा 7 बस हो जाएगा तो कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मेरे को लाइन डेटा में चेंज करना पड़ेगा, मेरे को बस डेटा में चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप करोगे तो इससे आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसकी कोडिंग स्ट्रांग है, उसको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट था हमारा लोड फ्लो स्टडी के लिए, ठीक है? ये चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं, हमने सबसे पहले लोड फ्लो स्टडी में एक सिमुलेशन वाला पार्ट देखा। दूसरा हमने क्या कहते हैं वाई बस कैसे निकालते हैं कोडिंग के थ्रू, वो हमने वाई बस वाला कंक्लूड किया और थर्ड वीडियो हमारा रिलेटेड टू जो कोडिंग का पार्ट था, कोडिंग रिलेटेड टू हमारा गॉस सीडल मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड दोनों हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिए। तो 3 वीडियो हमारे लोड फ्लो स्टडी पे पड़े हुए हैं, तीनों को आप देखिए, अच्छे समझिए, कोड आपको मिल जाएगा क्योंकि आपको एज़ एन एक्सपेरिमेंट भी मैटलैब पे ये करना है, तो वो चीज़ें भी आपको अच्छे से मिल जाएँगी। वो चीज़ें करिए, समझिए और चीज़ों को अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।